हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू एवोटेक इंस्टीट्यूट चैनल। और मैं आपकी उस्मा मैम, जो आज आपको पार्ट 7 फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट 7 मैं आज कराने जा रही हूँ। ऑलरेडी मैंने पार्ट 6 1 to 6 पार्ट को ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। होप सो यू लाइक इट एंड यू लव इट। आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट्स, और आपने अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किया होगा। लास्ट क्लास हम लोगों ने बच्चों इतना कर लिया था कि लुई 16 अब मर चुका है। नेशनल असेंबली के लोगों ने और जैकोबिन क्लब के लोगों ने मिलकर लुई 16 की पूरी फैमिली को मार दिया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब नेक्स्ट फ्रांस का नेक्स्ट रूलर किसको बनाया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इतने कुछ दर्दनाक हादसे से वो लोग गुजरे हैं। एक ऐसा किंग जो उनकी बातों को सुनता भी नहीं था, इनफैक्ट उनसे कर वसूलता था, टैक्स वसूलता था, टाइथ और टाइल टैक्स। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा था कि किसको नेक्स्ट किंग बनाया जाए जो हमारे लिए स्टैंड ले, हमारे बारे में सोचे। तो अब देखते हैं। तो यहाँ से हमारा पार्ट 7 शुरू होगा। इट्स ऑलमोस्ट चैप्टर फिनिश होने वाला है हमारा। देखते हैं बच्चों। टॉपिक का नाम डालो आप लोग अपने नोटबुक्स में, द राइन ऑफ टेरर। द राइन ऑफ टेरर। ओके, लेट्स सी। राइन ऑफ टेरर मतलब कि हिंदी में जो लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, मैं उनके लिए भी लिख देती हूँ, आतंक का राज। मतलब कि टेरर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अभी तो सब कुछ ठीक हो गया था भाई, अभी किंग मारा गया, तो अब ये टेरर वर्ड कहाँ से आगे स्टार्ट हो गया। तो बच्चों इसके आगे भी बहुत कुछ हुआ था। स्टोरी अभी एंड नहीं हुई है, इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अब हम देखते हैं क्या क्या हुआ है। हाँ जी, द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 इज रेफर टू एज द राइन ऑफ टेरर। डेट याद रखना कि 1793 से लेकर 1794 तक के पीरियड को राइन ऑफ टेरर, इट मीन्स आतंक का राज बोला गया है। रॉबर्सफेयर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सिविल कंट्रोल एंड पनिशमेंट ऑल दोज whom he saw a big enemies of the republic, ex-nobles, clergy, members of other political parties, even member of his own party who did not agree with his method. क्लास अब हमें पता लग गया है कि नेक्स्ट रूलर बनाया गया रॉबर्सफेयर को। याद करो रॉबर्सफेयर कौन था। रॉबर्सफेयर कौन था? नेशनल असेंबली का लीडर था। लोगों ने उसी को ही क्या बनाया, लुई 16 के बाद नेक्स्ट किंग बनाया गया। रॉबर्सफेयर बना, लेकिन रॉबर्सफेयर के अंदर एक चीज़ ये थी कि जिन जिन लोगों की वजह से, जिन जिन नोबल, फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट की वजह से थर्ड स्टेट को इतना सालों तक इतना कुछ फेस करना पड़ा, भुखमरी से लोग मरे, वॉर की वजह से लोग मरे, वो अब उनको नहीं छोड़ने वाला है। इट मीन्स उनको अब वो मारेगा, पकड़ पकड़ के चुन चुन कर मारेगा, जैसा कि हिटलर ने ज्यूस के साथ किया था, यहूदियों के साथ। चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 का हम पढ़ेंगे कि हिटलर ने भी यहूदियों को चुन चुन कर मारा था, पकड़ पकड़ के। ऐसे ही रॉबर्सफेयर ने भी कहा कि अब उसने स्टार्ट किया पनिशमेंट देना, कि जिन जिन लोगों की वजह से, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट लोगों की वजह से, थर्ड स्टेट लोगों को जितना भी सफ़र करना पड़ा है वो अब सब लोग भुगतेंगे। लुई 16 मर गया तो क्या हुआ, बट उसके साथ जितने लोगों ने मिलकर पाप किया, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट के लोगों ने, उन सबको भुगतना पड़ेगा। अब किया क्या उसने एक्स नोबल्स, पुराने जितने भी राजा वगैरह थे, क्लर्जी थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर, वो जो हमने ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ के पढ़े थे ना, ब्रोकन चेन, ये सब, तो उन पार्टीज़ के मेंबर जो किंग से रिलेट करते थे, इवन मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी, इवन जो नेशनल असेंबली के ऐसे भी लोग जो हु डिड नॉट एग्री विद दिस मेथड, जो किंग के फेवर में थे, लेकिन असेंबली में होने के बावजूद वो किंग के फेवर में भी थे, उन लोगों को भी उसने क्या किया, पनिशमेंट किया। अरेस्ट किया गया, उनको जेल में डाला गया एंड उनको मार दिया गया। गिल्टी कोर्ट में साबित किया गया उन्हें गिल्टी, और उन्हें गुलेटाइन, याद है ना वो मशीन जिसमें बंदे का सर रख के खच, बंदे का सर हवा में हो जाता है, उसे गुलेटाइन पे चढ़ा दिया गया। द गुलेटाइन इज अ डिवाइस। हाँ, गुलेटाइन डिवाइस है क्या?
ग्लास ग्लूटाइन डिवाइस एक लाइक आपने देखा होगा मूवीज़ में कि बंदे को लटा दिया जाता है, ठीक है, लटाने के बाद उसके सर को उस होल के अंदर रखा जाता है, ऊपर से एक ब्लेड आती है जिससे सर पूरा धड़ से अलग हो जाता है, ठीक है, और ये पब्लिक के सामने किया जाता है। और एक और चीज़, गुलेटाइन बनाया किसने था, एक डॉक्टर गुलेटाइन नाम के बंदे ने इन्वेंट किया था, तो उसी के नाम पर इस मशीन का नाम रखा गया। वो अलग बंदा मर गया। उसी तरीके से किंग को भी गुलेटाइन पे चढ़ा के मारा गया था, और जितने भी लोग किंग के फेवर में थे उन सबको रॉबर्टसवेयर ने पकड़ पकड़ के मारा, जेल में डाला, उन्हें गिल्टी साबित किया और उन्हें प्रॉपर अच्छे तरीके से सज़ा दी। रॉबर्टसवेयर गवर्नमेंट यूज लॉ प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस। हाँ, रॉबर्टसवेयर की जो गवर्नमेंट बनी उन्होंने कहा था कि हम एक लॉ बनाएंगे जिसमें हम लोग सब लोगों को एक वेजेस मीन्स मजदूरी, अगर कोई बंदा एक दिन का काम कर रहा है तो उसे एक दिन की मजदूरी को फिक्स कर दिया गया, उसको उतना ही मिलेगा, उससे अगर कम मिला तो रॉबर्टसवेयर की गवर्नमेंट उस बंदे को पनिशमेंट देती थी। वैसे तो कोई किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी, तो इतना कुछ हो रहा था, लोगों को पकड़कर मारा जा रहा था, गुलेटाइन पे चढ़ाया जा रहा था, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि भैया मिनिमम वेजेस से भी कम वेजेस देना उन्हें। मीट एंड ब्रेड पर राशन मतलब मीट और ब्रेड के रेट को सही कर दिया गया। Peasants were forced to transport their grain to cities and sell it to price fixed by the government। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन को भी ठीक किया गया। यस, ट्रांसपोर्टेशन को भी ठीक किया गया, और ट्रांसपोर्टेशन को ठीक इसलिए किया गया ताकि फ्रांस के जो भी फार्मर्स थे वो लोग वहाँ से अपनी प्रोडक्शन करें, और ट्रांसपोर्टेशन अगर सही रहेगा सड़कें वगैरह, तो दूसरे सिटीज़ में जाकर वहाँ पे उसको बेचकर अच्छा रेट कमा सकते हैं। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। येस, वाइट फ्लोर जो आटा है ना, सफ़ेद आटा, उसके रेट को भी उन्होंने कम कर दिया ताकि हर सिटीजन्स को भूख लगे तो वो उस रेट पर वाइट फ्लोर ले सकता है, ठीक है। ब्रेड के रेट को भी बहुत कम कर दिया। मतलब देखा जाए रॉबर्टसवेयर ने जनता के लिए अच्छा काम कर रहा था, लेकिन अगर एक साइड, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू तो ये था बच्चों कि वो रॉबर्टसवेयर जो था वो क्या कर रहा था, वो पब्लिक के लिए अच्छा ही काम कर रहा था। ब्रेड के रेट ठीक कर रहा था, ट्रांसपोर्टेशन ठीक कर रहा था, और इवन वो लोगों को प्रॉपर उनके वेजेस के रेट भी फिक्स कर रहा था। दूसरा पहलू ये था कि वो किंग होने के बावजूद भी उन लोगों को, चाहे उन बेकसूर तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोग तो बेकसूर थे, उन लोगों को पकड़ पकड़ के मार रहा था। जो भी पहले किंग के फेवर में थे उन सबको, नोबल्स को, उनके जितने भी मेंबर्स थे, ऐसे लोग जो पॉलिटिकल पार्टी में बिलोंग करते थे, या इवन ऐसे भी लोग जो नेशनल असेंबली को बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो बने, उन लोगों को पकड़ के मार रहा था। तो एक साइड तो अच्छा काम कर रहा था, बट एक साइड वो बहुत गलत काम कर रहा था। तो अब देखते हैं उसके आगे क्या होता है। एंड इवन उसने ट्रेडिशनल मॉन्से मतलब कि सर एंड मैडम, ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर henceforth citoyen and citizens, churches were shut down and their building converted into barracks of office। yes, वहाँ के सर और वहाँ के लोगों को सर बोलते थे और वुमेन्स को मैडम बोलते थे। इवन चर्चेस को बंद करके चर्च वाले एरिया में उन्होंने अपने ऑफिस खोल दिए। तो सेकंड पैराग्राफ में अच्छा काम किया उसने, रॉबर्टसवेयर ने। आगे चलते हैं। रॉबर्टसवेयर परस्यूड हिज पॉलिसीज सो relentlessly that even his supporters began to demand moderation. Finally, he was convicted by a court in July 1794, arrested and the next day sent to the guillotine. अच्छा, एक बात बताओ, अगर किंग कौन होता है, अगर किसी रूलर कौन होता है जो इंसाफ करे, लोगों को समझे, सब कुछ अच्छा कर रहा था रॉबर्टसवेयर, लेकिन उन लोगों को मारना, कई पब्लिक लोगों को ये अच्छा नहीं लगा कि किंग ऐसा होता ही नहीं है। किंग की तो पहचान ही ये होती है कि सभी लोगों को इक्वल राइट्स है। लुई 16 जब था तो ठीक है, लेकिन लुई 16 के बाद अगर हमने तुम्हें किंग बनाया है तो तुम्हारा काम क्या है कि हम जितने भी पब्लिक लोगों को एक जैसा ट्रीट करो। किसी को तुम मार रहे हो और किसी को तुम भाई
अच्छा काम कर रहे हो, तो ये तो भी अनइक्वालिटी होगी ना। लोगों को ये बात समझ में आ गई, फ्रांस की जनता को ये बात समझ में आ गई और उन्होंने डिसाइड किया कि रॉबर्सफेयर को हमें इस रूलर की गद्दी से हटाना है, क्योंकि अगर ये बना रहा तो कितनी मौतें होंगी, और अभी इनको मार रहा है, और अगर हमने कुछ गलती कर दी तो आगे चल के हमें भी मारेगा। तो इतने उसने लोगों को मारा, तो उसे एज अ मर्डर के रूप में कोर्ट में उसे पेशी किया गया और कोर्ट में उसे गिल्टी साबित कर दिया गया जुलाई 1794 में, और उसके बाद उसको भी गुलिटाइन पर चढ़ाकर मार दिया। तो फ्रांस की पब्लिक का डिसीजन सही था। अब दोबारा से क्वेश्चन उठता है कि अब कौन बनेगा किंग नेक्स्ट टाइम, अब कौन सी गवर्नमेंट आएगी, तो देखते हैं अब हम। बच्चों यहाँ तक आप लोगों में से किसी को भी डाउट है यू कैन आस्क मी, मैं यहाँ से हट जाती हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए। डाउट नहीं है ना आपको? चलो आगे चलते हैं। द डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। मेरे किसी स्टूडेंट का मैसेज आया है कि मैम पहले के टाइम भी लड़कियों को मैडम करके बोलते थे, तो बच्चों ज़रा पढ़ाई पे ध्यान लगा लो, ठीक है? पहले भी मैडम बोलते थे और आज भी मैडम बोलेंगे, आज भी मैडम बोलते हैं, तो कुछ नया नहीं है इस चीज़ में, ओके? तो ज़रा पढ़ने में ध्यान लगा लो आप लोग, ओके? हाँ, फ्रेंच में मदाम कहते हैं, बादाम नहीं, मादाम। चलो टॉपिक 3.2 डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। Yes, the fall of the Jacobin government allowed the wealthier middle classes to seize power. A new constitution was introduced which denied the vote to non-proprietary section of society. It provided for 2 elected legislative councils. These then appointed a directory and executive made up of 5 members. This was meant as safeguard against the concentration of power in one-man executive as under the Jacobins. However, directors often clashed with the legislative councils, who then sought to dismiss them. The political instability of the directory paved the way for the rise of military director Napoleon Bonaparte. नया नेम आ गया। Through all these changes in the form of government, the ideal of freedom, equality before the law and fraternity remain inspiring ideals that motivate political movement in France and the rest of Europe during the following century. Yes, मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया है, थोड़ा सा समय इसलिए मैंने पूरा पढ़ा, समझा देती हूँ मैं आप लोगों को। ओके। बच्चों का एक और क्वेश्चन है कि मैम पीपीटी नहीं बनाते हो जैसे बाकी लोग बनाते हैं। बच्चे यार, अगर देखो पीपीटी बनाने में ना कुछ कंटेंट हमारे ख़त्म हो जाते हैं। जैसे ये बुक है, तो बुक में कितनी सारी लैंग्वेजेस आपको नए नए वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। तो बुक से पढ़ाने का मेरा यही मोटिव है कि अगर हम लाइन बाय लाइन, हाँ थोड़ा टाइम लगता है, मुझे लगता है पढ़ाने में, बट अगर लाइन बाय लाइन पढ़ोगे ना तो आपको ये पॉइंट्स याद रहेंगे, और जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो आप इन्हीं कीवर्ड्स को अपने एग्ज़ाम में डालोगे। कोई नहीं, मुझे टाइम लगने दो, बट मैं आपको एक एक लाइन करके पढ़ाऊँगी। होता क्या है कि पहले पीपीटी में पढ़ाएंगे तो कोई वर्ड मैंने ले लिया, सपोज कर मैंने ले लिया अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी, ये वर्ड मैंने ले लिया, अब उसको बस एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन बच्चे थोड़ा भूल जाते हैं। अगर मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगी तो आपको बच्चों ये लगेगा कि हाँ मैम ने ये पढ़ाया था तो मुझे वर्ड रिकॉल हो रहा है। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो एक गुड रीडर और गुड लिसनर होता है, जो टीचर की बात को लिसन करे और टीचर की बात को अच्छे से समझे, एंड देन रीडर। जितना आप रीड करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। कैसे?
अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, और अगर आप एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कि यार ये पेपर में कहाँ से आ गया, तो मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ, अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है, सपोज़ करो अभी हम लोगों ने द राइन ऑफ टेरर पढ़ा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, अगर आपने टॉपिक कभी भी एग्ज़ाम से पहले पढ़ा होगा अच्छे से और आपको अभी याद नहीं आ रहा, तो आप उस क्वेश्चन को 4 to 5 टाइम्स रीड करो, आपका ब्रेन एक्टिवेट होगा और आपको वो चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। इट मीन्स जितनी बार आप उस चीज़ों को रीड करोगे आपको याद आता रहेगा, पेपर छोड़ना नहीं है, याद आता है। उसी तरीके से अगर 1 बाय लाइन हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमें वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। होप तो समझ में आया होगा। एक बार आप खुद से भी रीडिंग कर लीजिए। क्लास अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। रॉबस्फेयर का शासनकाल अभी तक ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब कौन आता है नेक्स्ट? अब फ्रांस के लोग ये सोच रहे कि यार अब किसको हम अपनी नेक्स्ट गवर्नमेंट बनाएं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम डायरेक्टरी, वर्ड नहीं नोट करो आप लोग बच्चों, डायरेक्टरी क्या है इसको अच्छे समझते हैं। डायरेक्टरी 5 लोगों से मिलकर एक डायरेक्टरी बनाएगी, ठीक है। ये 5 लोग ही डिसाइड करेंगे कि फ्रांस में क्या होना कैसे होना है। इन 5 लोगों से डायरेक्टरी बनाएगी। इसके अंदर 2 काउंसिल थे, ठीक है। देयर आर 2 काउंसिल। एक था हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल जो रूल बनाएगा, ओके, और दूसरा था हमारा बच्चों एग्जीक्यूटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब इन सब में कम से कम 250 मेंबर्स होते थे, 5 लोगों का। इन यही डायरेक्टरी जो लोग थे, जो 5 मेंबर थे, इन्हीं 5 मेंबरों ने देश, इनका एक क्या बना, गवर्नमेंट बना, ओके। इन्हीं का क्या बना, गवर्नमेंट बनाई गई 5 मेंबर्स की डायरेक्टरी की। उनको लगा कि अगर एक बंदा भ्रष्टाचारी हो सकता है तो 5 तो नहीं हो सकते ना, तो 5 लोगों की मिलकर डायरेक्टरी बनी और इन्होंने ही फ्रांस को संभाला। लेकिन वही प्रॉब्लम होगी। हुआ ये कि अब इनके अंदर करप्शन आने लग गया, अपनी मनमानियाँ चला रहे थे, तो ज़्यादा समय तक ये लोग भी फ्रांस की गवर्नमेंट नहीं बने रहे। जनता ने इनको भी क्या कर दिया, पेव्ड वे, उन्हें इनको भी क्या कर दिया, हटा दिया। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट जो था उसी ने ही इस डायरेक्टरी मेंबर्स को हटा दिया था। तो अब कहानी शुरू होती है नेपोलियन बोनापार्ट, ये लास्ट ही था, ठीक है। अब लुइस 16 के बाद रॉबस्फेयर, उसके बाद ये डायरेक्टरीज 5 मेंबर्स की, और देन उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट आया जो अब फ्रांस का किंग या फ्रांस की गवर्नमेंट उसी ने ही संभाली थी। इसीलिए इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ नहीं था। डिड वुमेन हैव रिवॉल्यूशन? कॉन्सेप्ट अब यह आता है कि क्या वुमेन्स भी क्रांति में, रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करती थी? ये है टॉपिक 4। यस, अगर आंसर मैं दूं आप लोगों को तो वुमेन्स का भी काफ़ी बड़ा रोल है पार्टिसिपेशन करने में। देन स्लेवरी प्रथा ख़त्म कर दी गई, देन एवरी लाइफ, हाँ चलो करते हैं आगे इसको बच्चों। मैं अगर आपको बच्चों बताऊं, यस, वुमेन ने भी अपनी राइट्स के लिए जो वुमेन्स थी सॉरी, वुमेन्स ने भी अपने हक की लड़ाई लड़ी थी। हाँ जी, देखते हैं। फ्रॉम वेरी बिगनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेट इन द इवेंट्स विच ब्रॉट अबाउट सो मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस। यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों कि वुमेन ने भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, मतलब नेशनल असेंबली के अंदर भी, जैकोबिन क्लब के अंदर भी काफ़ी औरतें एक्टिव पार्टिसिपेंट थी जो अपनी हक के लिए इस
नेशनल असेंबली में, जैकोबिन क्लब में वो आती रहती थी, पार्टिसिपेट करती रहती थी। पता है क्यों उन्होंने पार्टिसिपेट किया? उनको ये था कि अगर फ्रांस में डेमोक्रेसी आ जाता है तो हम औरतों को भी वोट देने का राइट होगा। और वोट देने का राइट का मतलब ये होता है कि बच्चे मैन और वुमेन दोनों इक्वल हो जाएंगे। पहले के टाइम पे वुमेन को कितना बुरा भला बोलते थे लोग कि वुमेन ऐसी है, वुमेन को सिर्फ घर का काम आता है। तो उनको ये था कि अगर हमने उनका साथ दिया तो उन्हें लगेगा कि वुमेन्स के अंदर भी दम है और हम उन्हें राइट टू वोट का अधिकार दे देंगे। इसीलिए ज़्यादातर औरतों ने डिसाइड किया कि हम लोग भी सारे पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो जैकोबिन क्लब हो, चाहे वो नेशनल असेंबली, सब में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। दे होप दैट द इन्वॉल्वमेंट, उन्हें क्या, उनको उम्मीद थी कि उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से उनकी लाइफ क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। ज़्यादातर जो थर्ड स्टेट की वुमेन थी वो घर का काम ही करती थी, उनके घरों में कोई वैल्यू नहीं होती थी। वो लोग क्या क्या काम करते थे ज़्यादातर औरतें? लॉन्ड्री का काम, फ्लावर बेचना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को मार्केट में बेचना, और घरों के बड़े अमीर लोगों के घरों में छोटे मोटे बर्तन वगैरह साफ़ करके पैसे कमाना, यही काम करती थी। हाँ, उस समय वुमेन्स को पढ़ाई लिखाई के रिगार्डिंग पढ़ने लिखने का हक सिर्फ अपर क्लास, मतलब फर्स्ट स्टेट की लड़कियों को ही था। तो जो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ कौन हाई क्लास की लड़की ले सकती थी, ओनली डॉटर ऑफ नॉबल्स, हाँ नॉबल्स के जो डॉटर्स होती थी वही पढ़ सकती थी कॉन्वेंट स्कूलों में। आफ्टर विच देयर फैमिली अरेंज, फिर उसके बाद उनकी शादी करा दी जाती थी। वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर, अब ऐसी वुमेन जो बाहर भी काम करती है वो अपने बच्चों का भी ध्यान रखेगी, मतलब कि बाहर का भी काम करना है उन्हें और अपना भी काम करना है। ये तो आप लोगों को पता है कि औरतें बहुत हार्ड वर्किंग है। अगर मैं एक औरत हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी तारीफ़दारी कर रही हूँ या यहाँ पूरे औरत समाज की, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ हमारे मेल्स लोग जो होते हैं वो 8 घंटे की जॉब कर आने के बाद रेस्ट करते हैं, वहाँ हम जैसी फीमेल्स 8 घंटे की जॉब करने के बाद फिर से उनकी जॉब शुरू होती है घर के कामों की। तो हमारी लाइफ सच में स्ट्रेसफुल है। हम लोग जॉब क्यों करते हैं? हमारा क्या है जॉब करने का? मैं क्यों पढ़ा रही हूँ? अपने स्वाभिमान के लिए, कि मुझे आगे चल कर कोई ये ना बोले कि भाई मैंने तुम्हें खिलाया है, पहले तुम्हारे माँ बाप ने खिलाया, अब हस्बैंड खिला रहा है। तो मेरा स्वाभिमान मेरे लिए बहुत ऊपर है। जब तक लाइफ में कुछ ना कर जाओ लड़कियों, तब तक स्ट्रगल करते रहो, कभी ना कभी आपको आपका सक्सेस मिल जाएगा। इतना तो मिलेगा कि भैया आप अपने खर्च उठा सकते हो, किसी के लिए मोहताज नहीं हो। ये करने से अच्छा आप ये करना सीखो, किसी के हाथ मांगने से अच्छा आप उसको देना सीखो। तो तब तक मेहनत करते रहो लड़कियों, वुमेन्स, जब तक आप लोग इंडिपेंडेंस नहीं बन जाते हो। फाइनेंशियल अगर आप इंडिपेंडेंस बन गए तो आपसे कोई भी बदतमीज़ी से बात नहीं करेगा, सब रिस्पेक्ट करेंगे। ये मैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनली होगी, बट ये औरतों ने बहुत कुछ सहा है पिछली पास्ट में भी और अभी भी सह रही है। बच्चों के लिए खाना करना, अब यहाँ देखो, देयर वेजेस वर लोअर देन मेन। पहले ये था कि अगर एक औरत और एक आदमी सेम जगह काम कर रहे हैं, बट उस आदमी को वो मेल है इसीलिए पैसे ज़्यादा दिए जा रहे हैं क्योंकि वो मेल है, और जो औरत है दोनों सेम काम कर रहे हैं बट फीमेल को पैसे कम दिए जा रहे हैं, मेल को ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो औरत ज़्यादा है, उससे इतना काम होगा नहीं तो उसको कम पेमेंट दी जा रही है। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, आज बहुत कुछ चीज़ें चेंजेस हो गई है। वुमेन्स ने अपने भी पॉलिटिकल क्लब्स शुरू कर दिए बच्चों, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स डालना शुरू कर दिया। अबाउट 60 वुमेन्स क्लब, यस, उस समय कम से कम 60 वुमेन क्लब्स बनाए गए थे अलग अलग फ्रेंच सोसाइटी में, ताकि उनके लिए भी वो अपने लिए आवाज़ उठा रही थी ताकि आगे चल के उन्हें भी उनके राइट्स मिल सके। एक क्लब का नाम सुनो आप लोग, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। उस समय का सबसे फेमस जो क्लब था वो था सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी रिपब्लिकन वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस।
ओके, इनकी बच्चों मेन डिमांड क्या थी कि भैया इन्हें जब भी नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो इन्हें भी पैसिव सिटीजन्स कौन होते हैं बच्चों? जिनको राइट दिया जाता है अपने लीडर को चूज़ करने का। इसीलिए इन्होंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट करी, क्लब आना शुरू किया। लेकिन इन द अर्ली ईयर्स द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड, लेकिन गवर्नमेंट बनती गई लेकिन किसी ने भी औरतों के राइट्स की बात नहीं करी। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी। लेकिन हाँ, स्कूल्स कंपल्सरी कर दिए थे। द फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स, कोई भी फादर अपनी बेटी को ज़बरदस्ती शादी करने के लिए नहीं बोलेगा जब तक उसकी खुद की इच्छा नहीं होती है। और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया कि सिविल लॉ के अकॉर्डिंगली कि अगर कोई लड़की की शादी ज़बरदस्ती हो रही है उसके एज से कम तो उसके फादर को सज़ा मिलेगी। डाइवोर्स को लीगल बना दिया गया एंड वुमेन्स और मैन दोनों के लिए। अगर कोई औरत अपनी शादी से ना खुश है तो उसको शादी निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने हस्बैंड को छोड़ सकती है। वुमेन्स को अब जॉब के लिए जॉब भी मिलने लगी, उन्हें जॉब के लिए ट्रेनिंग भी देने लगी। ठीक है, अब वुमेन छोटे छोटे बिजनेस करके अपना घर खर्च उठा सकती है। चलो, वुमेन्स का स्ट्रगल चलता ही रहा जब तक उसको राइट टू वोट ना मिल जाए। ड्यूरिंग द राइन ऑफ टेरर, जब आतंक का राज चल रहा था तब नई गवर्नमेंट ने वुमेन्स के क्लब्स को बंद कर दिया था और ये बोला गया था कि अगर वुमेन्स अपने क्लब्स को नहीं बंद करेगी तो उन्हें अरेस्ट करके उन्हें जेल में डालकर और बाद में उन्हें पनिशमेंट दे के मार देंगे। वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस, वुमेन्स का जो मूवमेंट था कि उनके दो ही मूवमेंट थे कि हमें हमारे काम पर इक्वल तनख्वाह मिले, जितना उस आदमी को मिल रहा उतना हमें मिले, और हमें राइट टू वोट का हमें अधिकार मिले। कम से कम 200 सालों तक ये लड़ाई चलती ही रही और ये लड़ाई इंटरनेशनल लेवल तक चलेगी। अब दूसरे देश की औरतें भी राइट टू वोट मांग रही है। फाइनली बच्चों 1946 में वुमेन्स, फ्रांस की वुमेन को राइट टू वोट मिल ही गया। 1946 में, बताओ कितनी बड़ी बात है। 1946 में इन औरतों को राइट टू वोट फाइनली मिल ही गया। इसलिए कहते हैं कि अगर सोसाइटी में चेंजेस लाना है तो आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, आप लोगों को मुंह तोड़ करके जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि एक बंदे की बात नहीं सुनी जाती। अगर देखो ना, वो इंटरनेशनल लेवल पर वो गया मूवमेंट, दूसरे देश की औरतें बोल रही हैं कि हमें भी राइट टू वोट दो, हम खाना नहीं बनाएंगे, घरे काम नहीं करेंगे, तब जाकर हुआ। तो एक बंदे की आवाज़ नहीं सुनी जाती, एक बंदे की आवाज़ को दबा दिया जाता है। वही अगर शोर मचेगा, सब लोग मिलकर बोलेंगे तो क्यों नहीं चेंजेस होगा। सोसाइटी हमारी चेंज हुई है। अगर आपको लगता है ये रेप के केसेस में, ये रेप के केसेस दिल्ली में आजकल बढ़ते ही जा रहे हैं। 2 साल की बच्चे से लेकर 75 ईयर्स तक की औरतों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम में से कोई आवाज़ उठा ही नहीं रहा। ये क्रिमिनल्स को जो मन है वो करते जा रहे हैं। ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही? 1-2 लोग 3-4 महीने का ये होता है हमारा स्ट्रगल, वो 3-4 महीने का हम रिवॉल्ट करते हैं, फिर सब अपने काम में बिजी हो जाते हैं। अगर हम में से सब लोग मिलकर, देखो क्लास 200 साल तक इन्होंने राइट टू वोट मांगा है, हम तो 3 महीनों में भूल जाते हैं। अगर हमें अपनी सोसाइटी को चेंज करना है और ये रेप जैसे बिगेस्ट प्रॉब्लम को अपने देश से बाहर निकालना है, तो हम लोगों को कंटिन्यू ये लड़ाई में चलते रहना है। आज हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां वो भी हैं। तो इस चीज़ को जितना उतना कन्वे करो, बट अगर सोसाइटी में चेंज लाना है तो आपको 200 साल क्या 300 साल तक स्ट्रगल करते ही रहना है। होप सो आप लोगों को आज की क्लास हमारी काफ़ी लंबी हुई। लास्ट बस पार्ट 8 रह गया, फिर पार्ट 8 में हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर हो जाएगा हमारा फिनिश। होप सो आपको पार्ट 7 क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू सो मच बच्चों, मेरे साथ पूरा 1 घंटा बने रहने के लिए। अब बस अच्छे से पढ़ाई करना, यूटीज़ में अच्छे से परफॉर्म करना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।